आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि नेचर में हर चीज इतनी परफेक्ट कैसे है। अब सिंपल से इस हाथ को ही ले लो। अब यहां पर भी आगे की स्किन और पीछे की स्किन बिल्कुल अलग अलग है। आगे की स्किन मोटी है और चिपकी हुई है ताकि हम किसी भी चीज को कसकर पकड़ सके, और पीछे की स्किन बिल्कुल ढीली है ताकि हम फिंगर्स को आसानी से बेंड कर सके। और बेंड करते हुए भी देखिए हर फिंगर अलग अलग साइज की है ताकि बेंड होकर सभी एक लाइन में बंद हो और मुट्ठी आसानी से बंद हो जाए। और किसी भी चीज को टाइटली पकड़ने के लिए हर फिंगर के पास एक नेल का सपोर्ट भी है। तो अब सोचिए कि ये हाथ जिन जिन चीजों के काम आता है उन चीजों के लिए सबसे परफेक्ट डिजाइन ऐसा ही हो सकता है। और बात सिर्फ हाथ की भी नहीं है, नेचर में हर चीज, हर पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, हम सब बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। और वो सिर्फ अपने आप में ही परफेक्ट नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ भी परफेक्टली अलाइन करते हैं। अब हम पेड़ पौधों के साथ कितने परफेक्टली अलाइन है। पेड़ पौधे जो सांस छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, जो पेड़ बनाते हैं वो हम खाते हैं, और हमारी बॉडी डिकम्पोज होकर पेड़ पौधों का खाना बन जाती है। इतना परफेक्ट डिजाइन और इतना परफेक्ट अलाइनमेंट देखकर एक क्वेश्चन ऑब्वियसली उठता है कि कैसे कैसे बना ये इतना परफेक्ट डिजाइन, कहां से आया, किसने बनाया, क्या इस डिजाइन का कोई मतलब भी है या सिर्फ ऐसे ही है। और ये क्वेश्चन सिर्फ क्यूरियोसिटी का भी नहीं है, क्योंकि ये सोचिए अगर इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर भी हमें नहीं पता तो हम बिल्कुल एक उस बच्चे जैसे हैं जो किसी अनजान जगह पर बस उठ गया। उसे नहीं पता कि वो वहां कैसे आया, उसे नहीं पता वो अनजान जगह कहां से आई, वो बस उठ गया। इस बेचैनी में वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। और हो सकता है इस बेचैनी से बचने के लिए वो कोई कहानी भी बना ले। पर हम बच्चों में से ही एक बच्चा था जिसने प्रकृति के इस सबसे गहरे क्वेश्चन का आंसर खुद प्रकृति में ही ढूंढने की कोशिश करी, और उसे आंसर मिला भी। और वो आंसर इतना सिंपल और इतना अनइमेजिनेबल था कि किसी और को बताने से पहले उसने 21 साल लगा दिए इसी आंसर के लिए एविडेंसेस ढूंढने में। मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स डार्विन की, और उस आंसर का नाम था इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। एक थ्योरी जो हमें ये बताती है कि एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इतनी सारी लाखों स्पीसीज कैसे आ सकती है। एक थ्योरी जो इतनी सिंपल और ऑब्वियस है कि आपको लगे कि शायद ये थ्योरी तो आप खुद भी बना सकते हैं। और अगर आपको नेचर के 3 सिंपल से नियम बता दें तो शायद आप वो थ्योरी बना भी सकते हैं। तो चलिए आज यही करते हैं, एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खुद से जानने की कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट डिजाइन कैसे आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकृति के उन 3 नियमों से जिन्हें हम हमेशा से ही देखते आए हैं। सबसे पहला तो ये कि एक जीव खुद के जैसे ही जीव पैदा करता है, चाहे वो एक पेड़ हो, जानवर हो, इंसान हो, या बैक्टीरिया हो, या सेल ही क्यों हो, वो अपनी जैसी ही कॉपीज बनाता है। अब जानवरों को कॉपीज बनाने के लिए 2 चाहिए, पर समझने के लिए मान लो कि ये कोई सेल या बैक्टीरिया है जो डिवाइड होकर कॉपी बनाता है। दूसरा ये कि कॉपी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी भी किसी भी कॉपी में कोई भी रैंडम चेंज आ सकता है, और फिर यही रैंडम चेंज आगे की कॉपीज में भी चला जाएगा। और तीसरा ये कि प्रकृति में जगह और रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हर कॉपी अपनी अनलिमिटेड कॉपीज बनाती ही जाए। रिसोर्सेज की तरह इन कॉपीज को भी लिमिटेड होना पड़ेगा। तो प्रकृति के सिर्फ ये 3 नियम, कॉपी, रैंडम चेंज और लिमिटेड रिसोर्सेज, सिर्फ इन 3 नियमों का यूज करके ही हम ये देख सकते हैं कि जो आज हमें प्रकृति में सब कुछ दिख रहा है वो कैसे आया होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब एक जीव है जो अपने जैसे ही कॉपीज बना रहा है, और उनमें से एक कॉपी में थोड़ा सा चेंज आ गया कि उसका रंग औरों से थोड़ा अलग है। किसी ने चुना नहीं, बस आ गया। अब सोचो क्या हो अगर ये अलग तरह का रंग इसकी छुपने में मदद करे, जिससे ये शिकारियों से आसानी से बच जाए। अब ये और इसकी बनाई कॉपीज ज्यादा बचेंगी, या फिर ये अलग रंग हो सकता है इसके अपोजिट जेंडर को पसंद आ जाए, उस केस में भी ये औरों के कंपैरिजन में ज्यादा कॉपीज बना सकेगा। तो वजह कुछ भी हो, वो ज्यादा कॉपीज बचा सके या फिर बना सके, पर अब इसकी संभावना ज्यादा है कि कुछ जनरेशन्स बाद पूरी स्पीसीज में ये रंग अपने आप ही दिखने लगेगा। किसी ने तय नहीं किया, बस जो चेंज किसी भी तरह ज्यादा कॉपीज बनाता है वो अपने आप ही फैल जाता है। बस इतनी सी बात। और अब यही बात हर उस चीज पे आप लागू कर सकते हैं जो आपको अपने शरीर में दिखती है, जैसे आपके बालों का आकार, या फिर आपके कान का, या फिर आपकी आंख का रंग, या फिर आपकी नाक की शेप, और यहाँ तक कि आपका बिहेवियर भी। हर एक चीज जो आज आप अपने आप में देखते हैं वो कभी ना कभी किसी एक जीव में एक छोटा सा चेंज थी, एक ऐसा चेंज जो इसलिए बना रह सका क्योंकि उसने
उस जीव की ज्यादा कॉपीज बनाने में मदद की, बस यही। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि एक स्पीसीज में कोई माइनर चेंज कैसे आ सकता है, पर ये कैसे देखें कि एक स्पीसीज से कोई दूसरी नई स्पीसीज कैसे आ सकती है। चलिए उसी एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक जनरेशन में एक छोटा सा अंतर आ सकता है, ठीक उसी तरह बीच बीच में जनरेशन्स में चेंज आते रहते हैं जो आगे की जनरेशन्स में इकट्ठे होते जाते हैं। इसलिए अगर हम इसी स्पीशीज को एक लंबे समय के बाद देखें तो हो सकता है कि वो छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक ऐसा जीव बना दें जो बिल्कुल एक अलग स्पीशीज जैसा लगे। मतलब कोई भी एक पल नहीं आया जहां पर किसी एक नई स्पीशीज का जन्म हुआ है, वो सिर्फ पुरानी स्पीशीज ही है जिसमें इतने सारे चेंज आ गए कि उसको एक अलग नाम ही देना पड़ा। मतलब आज हम जितनी भी स्पीशीज देख रहे हैं कभी उनका जन्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक ही जीव में बहुत सारे चेंजेस का रिजल्ट है बस। पर अभी भी हमने सिर्फ यही देखा कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कैसे बदल सकती है, पर ये कैसे देखें कि एक स्पीशीज में से एक से ज्यादा स्पीशीज कैसे आ सकती है। अब मान लो उसी एग्जाम्पल में किसी आपदा के कारण या किसी माइग्रेशन के कारण ये जीव दो ग्रुप्स में बट जाए। अब भी दोनों तरफ खेल वही चल रहा है, एक साइड में कुछ अलग रैंडम चेंजेस होंगे और दूसरी साइड कुछ और। पर क्योंकि अब ये दोनों आपस में कभी मिलते नहीं हैं, इसलिए एक तरफ के चेंजेस दूसरी तरफ नहीं जाएंगे और फिर कुछ जनरेशन्स बाद एक से दो अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे और दोनों में से कोई भी पहले वाली स्पीसीज जैसा नहीं दिखेगा। और अब यही बात सोचिए 4 अरब साल तक, एक स्पीसीज से दो, दो से चार, चार से 8 हो, देखते देखते वो लाखों स्पीसीज जो आज हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही जीव से बन सकते हैं। पर अभी भी आपको ये लगेगा कि ठीक है चेंजेस हो रहे हैं, इतने चेंजेस हो सकते हैं कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन जाए, पर फिर भी इन रैंडम चेंजेस से एक परफेक्ट डिजाइन कैसे बन सकता है, एक हाथ जैसा परफेक्ट डिजाइन कैसे बन सकता है। अब अगर एक पत्थर को भी किसी पहाड़ से गिरा दे तो उसमें भी कई सारे रैंडम चेंजेस होंगे और उसके भी रैंडम चेंजेस इकट्ठे होते जाएंगे, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पत्थर किसी टाइम पर आकर आंख बन जाएगा। तो ये आंख जैसा परफेक्ट डिजाइन कैसे आया, चलो उन्हीं 3 नियमों की मदद से समझते हैं। मान लो एक जीव की स्किन पर एक छोटा सा पैच आ गया, तो अब इस पैच की मदद से उस जीव को शिकारी की शैडो देखने का आभास हो सकता है और इसकी मदद से वो औरों से पहले छुप सकता है। और जैसा कि हमने देखा अगर ये पैच सच में ज्यादा कॉपीज बनवा रहा है या बचवा रहा है तो कुछ जनरेशन्स के बाद ये पैच पूरी जनरेशन में दिखने लगेगा और नेक्स्ट जनरेशन्स में इसी पैच में फिर अलग अलग तरह के चेंजेस आते रहेंगे। हो सकता है किसी में ये ही पैच थोड़ा ज्यादा गहरा हो जाए या किसी में थोड़ा टेढ़ा हो जाए या किसी में थोड़ा फ्लैट हो जाए। तो ज्यादातर चेंजेस तो या तो कुछ नहीं बदलेंगे या फिर उनका नुकसान ही होगा। पर जिस चेंज में ये पैच थोड़ा सा गहरा हुआ है अब उसमें एक और चीज पता चलने लग जाएगी कि रोशनी किस डायरेक्शन से आ रही है, शैडो लेफ्ट से आ रही है राइट से, और इस वजह से वो पहले वाले से बेहतर होगा और इसलिए ये चेंज भी फैल जाएगा। इसी तरह आगे आने वाली कॉपीज में वो चेंजेस आते रहेंगे जो किसी भी तरह कॉपीज को और बढ़ाने में मदद करें। अब पैच गहरा हुआ जिससे डायरेक्शन और साफ दिखने लगी और उसी पैच की अगर ओपनिंग शॉट हुई तो धुंधली सी इमेज भी बनने लगी और पैच के ऊपर अगर ट्रांसपेरेंट लेयर आ गई तो बाहर से बचाव भी हो गया और अगर वो लेयर मोटी हो गई तो वो एक लेंस बन गई और कुछ इसी तरह बनी होगी हमारी आंख। अब जैसा कि आपने देखा कि चेंजेस सारे रैंडम थे, हमें नहीं पता था कि नेक्स्ट जनरेशन में पैच का क्या होगा, वो और गहरा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमें नहीं पता था। पर कौन सा चेंज आगे टिका रहेगा ये चीज रैंडम नहीं थी, चेंज सिर्फ वही टिका रहा जिसने आगे और कॉपीज बनाने में मदद की और इसी तरह एक परफेक्ट डिजाइन बन सकता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई बंदर इस लैपटॉप पर ऐसे ही रैंडमली हाथ मार रहा है, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके रैंडमली हाथ मारने की वजह से इस लैपटॉप में कोई भी मीनिंगफुल चीज आ सकती है, ये कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर इसी लैपटॉप में भी एक नियम लगा दिया जाए, एक नियम की अगला अल्फाबेट तभी अलाउड करेंगे जब वो अल्फाबेट किसी काम का होगा, नहीं तो वो अपने आप इरेज हो जाएगा। तब हो सकता है कि एक बंदर के रैंडमली हाथ मारने की वजह से भी एक कविता उतर आए। तो क्या हम भी एक कविता ही नहीं है जिसे नेचर के रैंडमली फोर्सेस ने लिखा है और लिमिटेड रिसोर्सेज ने तराशा है। एक और बात सोचिए कि इस पूरी कहानी में किसी को कुछ भी करना नहीं पड़ा, एक छोटे छोटे माइनर चेंजेस के लिए, एक स्पीसीज से मल्टीपल स्पीसीज बनाने के लिए, एक
हाथ या आंख जैसा परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ा। एक सिंपल से लॉजिक ने अपना काम किया, वो भी ऑटोमेटिकली। एक सिंपल सा लॉजिक जो ये कहता है कि अगर कोई चेंज फैलाने में मदद कर रहा है तो वो चेंज फैल जाएगा। बस इतना सिंपल लॉजिक, 400 करोड़ साल, और रिजल्ट वो जो आज हमें दिख रहा है। अब ये थ्योरी सुनने में कितनी सही क्यों ना लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो ये थ्योरी। और अगर ये थ्योरी सच है तो इसके एविडेंसेस कहाँ हैं? क्या इसके एविडेंसेस के लिए हमें पुराने कंकाल देखने पड़ेंगे, या फिर म्यूजियम जाना पड़ेगा, या फिर कोई बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं, ये थ्योरी जितनी ऑब्वियस है इसके एविडेंसेस भी उतनी ऑब्वियस है। और जैसे ये थ्योरी हम खुद डिजाइन कर सकते थे, वैसे ही इसके एविडेंसेस भी हम खुद ढूंढ सकते हैं, और वो भी कहीं बाहर नहीं, अपनी खुद की बॉडी में। तो चलिए ढूंढते हैं अगली वीडियो में।